तो आप देख सकते हैं कि हाउ शूज हेल्प यू इंप्रूव योर स्क्वाट। तो ऑल्दो इस इंसान के बहुत अच्छे प्रोपोर्शंस थे स्क्वाट करने के लिए, एक वर्टिकल स्क्वाट करने के लिए, बट ड्यू टू पुअर एंकल मोबिलिटी अब इस इंसान का स्क्वाट वर्टिकल नहीं बल्कि थोड़ा सा हिंज्ड जैसा लग रहा है, थोड़ा डेडलिफ्टी लग रहा है। अब सारे लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आपकी हिप मोबिलिटी इतनी ही होनी चाहिए, मे बी उन लोगों का स्ट्रक्चर ही अलग हो। The squat has been bastardized. The technique has been bastardized to make it about hip flexors, lower back. Everyone nowadays, the first thing they do in squats is they lean forward. The nose comes this way. The nose should go this way. This way, like you're jumping in water, not diving. Everybody starts wrong, starts incorrectly. I want the quads to be the prime mover. Even if you use less weight, I don't care if you use the bar. Use your quads. I respectfully disagree with Tom Blades over here. सब लोगों का स्क्वाट कभी भी सेम नहीं दिख सकता, हर किसी का स्क्वाट अलग अलग दिखने वाला है। इनफैक्ट बहुत लोगों के स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शन ऐसे होते हैं कि उनका स्क्वाट कभी भी वर्टिकल नहीं बल्कि बहुत ही हिंजी या डेडलिफ्टी दिखता है। और इस वीडियो में हम ये साइंटिफिकली, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे स्क्वाट कर सकते हो और क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने स्क्वाट में टू मेक योर स्क्वाट बेटर। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। माय नेम इज हिमांशु बिष्ट, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस टीचर। अब स्क्वाट मैकेनिक्स समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, तभी आपको स्क्वाट मैकेनिक्स समझ आएगी। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक ऑब्जेक्ट का टोटल मास इवनली स्प्रेड होता है। तो आप इस मार्कर को एज एग्जांपल समझ सकते हो। ये मार्कर बेसिकली एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी ऑलमोस्ट सेम ही मास है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है ये। तो अगर आप इस मार्कर को किसी एक पॉइंट के आसपास बैलेंस करने की ट्राई करो तो ये कहीं बीच में इस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रहा है, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में होता है। बट लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, लेट से ये मार्कर के एक साइड बहुत हैवी है और एक साइड हल्की है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देता हूं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो कहीं एब्डोमेन के पास होता है। अब अगर मैं दोनों हाथ में 5-5 किलो के डंबल उठा लूं, तो मैंने दोनों साइड सिंस सेम वेट उठाया है, तो अब भी मेरा सेंटर ऑफ मास बीच में ही है क्योंकि ये यूनिफॉर्म बैलेंस सिचुएशन है। बट अब अगर मैं इस सिचुएशन को नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, मतलब एक हाथ में तो 5 किलो का डंबल ही रखूं पर दूसरे हाथ में बहुत हैवी 30 किलो का डंबल उठा लूं, तो आप देख सकते हो कि कैसे मेरी बॉडी हल्के से टिल्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ मास अब हेवियर साइड पे शिफ्ट हो गया है टू क्रिएट अ बैलेंस, टू क्रिएट ए स्टेबिलिटी। और आपने ये सेम चीज नोटिस भी की होगी, जब भी आप सामान लाते हो बाहर से, लेट्स से आप आटे का कट्टा लेके आ रहे हो एक हाथ में, तो आपकी बॉडी हमेशा एक साइड को टिल्टेड रहती है। आप ऐसे करके चलते हो हमेशा क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है हेवियर साइड पे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। तो ये अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो कि इसका इस साइड मास ज्यादा है, इस साइड कम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हेवियर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां बीच से बैलेंस करने जाऊंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। इसको मैं कहीं यहां से बैलेंस करूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर साइड। बट अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका एक साइड बहुत ज्यादा मास है, ठीक है, बहुत ज्यादा मास है, और दूसरी साइड बहुत कम मास है, बहुत छोटा सा है, मान लो ये जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ये 200 किलो का डंबल है और ये 2-3 किलो का डंबल है, तो सेंटर ऑफ मास फिर पूरा इसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको इसको उठाना है, इस डंबल को उठाना है, तो आपको यहीं से उठाना पड़ेगा, तभी इजीली उठेगा। आप यहां से कहीं बैलेंस नहीं कर पाओगे इसको। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बारबेल स्क्वाट के केस में। क्यों, मैं अभी समझाता हूं आपको। अब आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूं। ये जो चीज है ये टॉर्सो है, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये टॉर्सो है। जो ये वाली लाइन है ये मेरा अपर लेग है जिसको हम फीमर या थाई बोन भी बोल देते हैं, और ये मेरी लोअर लेग है जिसको हम टिबिया बोन बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं टिबिया। इन तीनों के रिलेशनशिप से ही डिसाइड होता है कि आपका स्क्वाट कैसे दिखने वाला है। ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स होते हैं, बट इन तीनों का रिलेशनशिप
डेफिनेटली डिफाइन करता है कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। अब इस केस में सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन 70 kg का है, अगर ये बारबल स्क्वाट नहीं कर रहा होता, नॉर्मल स्क्वाट कर रहा होता या नॉर्मल खड़ा होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होता है, एब्डोमेन के पास, जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। बट लेट्स सपोज अभी बारबल स्क्वाट कर रहा है, हैवी बारबल स्क्वाट कर रहा है, और ये बार 70 kg या उससे ज्यादा है, तो उस केस में अब सेंटर ऑफ मास यही पॉइंट बन जाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में भी देखा था कि हैवियर चीज ही सेंटर ऑफ मास बन जाती है, तो बारबल स्क्वाट में सेंटर ऑफ मास ये बारबल ही होती है। अब ऑलवेज रिमेंबर, फॉर स्टेबिलिटी ये जो सेंटर ऑफ मास है ये हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए एकदम। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? आपका मिड फुट, आपका मिड फुट बेस ऑफ सपोर्ट है। तो हमेशा ये जो सेंटर ऑफ मास है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन हमेशा मिड फुट के ऊपर से जानी चाहिए। अगर ये मिड फुट के ऊपर से नहीं जाएगी, लेट्स सपोज ये लाइन आगे से चली जाती है या पीछे चली जाती है, मिड फुट के ऊपर से नहीं जाती है, तो वहां पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसको मैं ड्रॉ भी कर लेता हूं। तो ये वाला एग्जांपल लिखते हैं। ये वाला केस तो पूरा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड फुट के ऊपर है। बट अगर आप इस केस में देखो, जो ये स्क्वाट कर रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है वो मिड फुट पे नहीं, मिड फुट के काफी आगे आ रही है। तो ये 110% अनस्टेबल पोजीशन है। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसे स्क्वाट करेगा तो सिंस उसका सेंटर ऑफ मास अलाइन नहीं है बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर, तो ये पर्सन आगे की तरफ गिर जाएगा। अगर इसको आगे की तरफ गिरने से बचना है तो इस पर्सन को अपने स्क्वाट को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, थोड़ा इस डायरेक्शन में लीन होना पड़ेगा, ताकि ये सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर अलाइन हो जाए। तो इसको कुछ इस तरीके से स्क्वाट करना पड़ेगा। आप इसमें देख सकते हो कि ये पहले बहुत ज्यादा हिंजी स्क्वाट था, इसका हिप्स बहुत ज्यादा पुश्ड बैक थे, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल स्क्वाट है। तो इसको इस तरीके से स्क्वाट करना पड़ेगा टू बी एबल टू क्रिएट स्टेबिलिटी। अब ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया है, ये अब आपको पता चलने वाला है कि ये बारबल स्क्वाट में कैसे कैसे चीजों को चेंज कर देता है। सबसे पहले हम ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ऐसे पर्सन को लेने वाले हैं जिसका फीमर रिलेटिवली छोटा है एज कंपेयर टू टिबिया एंड हिज टॉर्सो। और यहां पर रिलेटिवली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पर्सन का फीमर है वो टॉर्सो और टिबिया के कंपैरिजन में छोटा है। हम यहां पर एब्सोल्यूट लेंथ के बारे में बात नहीं करने वाले, टिबिया, टॉर्सो और फीमर की। हम यहां पर रिलेटिव लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस केस को व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करने वाले हैं और उसके बाद हम इस केस को प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ताकि आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीटली समझ आ पाए ये चीज। तो यहां पर मैंने केस 1 लिख दिया है, शॉर्ट फीमर रिलेटिव टू टिबिया एंड टॉर्सो, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि इस पर्सन की एंकल मोबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जहां पर भी मैं टिबिया लेंथ की बात करूंगा उसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर टू नी, डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर टू नी। मैं यहां पर ड्रॉ भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आ पाए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये फ्लोर है, अगर ये टिबिया ऑब्वियसली ये है, लेकिन मैं टिबिया लेंथ के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि ये टिबिया लेंथ है, मैं कह रहा हूं कि जो फ्लोर से लेके नी तक का डिस्टेंस है वो टिबिया लेंथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इस सिनेरियो को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर मैंने केस 1 बना लिया है। आप यहां पर देख सकते हो कि इस पर्सन की शॉर्ट फीमर है इसका टिबिया के मुकाबले और इसके टॉर्सो के मुकाबले। सो मैंने यहां पर ये बना दिया है, और यहां पर मैंने एंकल मोबिलिटी भी इसकी अच्छी बनाई है। मतलब ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये वाला, ये अच्छा खासा एंगल है, ये सीधा नहीं है। यहाँ पे टिबिया बोन सीधी नहीं है, इसको मैं पुअर एंकल मोबिलिटी बोल दूंगा। अगर एंकल मोबिलिटी मुझे पुअर दिखानी हो तो ये पुअर एंकल मोबिलिटी है। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छी एंकल मोबिलिटी नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया जिसमें एंकल मोबिलिटी अच्छी है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो जिस पर्सन का शॉर्ट फीमर होगा एज कंपेयर टू हिज टॉर्सो एंड टिबिया, वो बहुत ही अपराइट होके, इसका स्क्वाट देख रहे हो कितना अपराइट या वर्टिकल दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि जिसकी भी एंकल मोबिलिटी अच्छी होगी, शॉर्ट फीमर होगा, लंबा टॉर्सो होगा, लंबा टिबिया होगा, वो उसका स्क्वाट बहुत वर्टिकल दिखेगा, क्योंकि जो ये लाइन है सेंटर ऑफ मास वाली, वो अपने मिड फुट या बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर अच्छे से अलाइन कर पा रहा है। अगर इसकी एंकल मोबिलिटी खराब होती तो ऑब्वियसली ये इतना एंगल नहीं बना पाता, ये ऑलमोस्ट अपना एंगल ऐसे रख पाता। अगर आप देखो यहाँ पर एंकल मोबिलिटी पुअर है, यहाँ पर एंकल मोबिलिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम हो गई है। जो ये लाइन है सेंटर ऑफ मास वाली, वो अलाइन तो हो ही नहीं मिड फुट के ऊपर, ये मिड फुट के ऊपर अलाइन कहाँ हो रही है, मतलब ये अनस्टेबल पोजिशन है। अगर बंदा ऐसे स्क्वाट करेगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका ये जो लाइन है वो मिड फुट के ऊपर आनी चाहिए थी, बट ये आए नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा ना। अब अगर आप इसको देखो, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा केस था, जो मैंने दूसरा ड्रॉ किया था, उसमें ये लाइन है, ये बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर से नहीं जा रही थी, तो इस केस में इस बंदे को थोड़ा आगे लीन फॉरवर्ड होना पड़ता, ताकि ये लाइन बेस ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर से जाए
एंड हेंस आप देखोगे कि ये स्क्वाट अब वर्टिकल नहीं दिख रहा है, ये स्क्वाट अब थोड़ा हिंज्ड लग रहा है, मतलब हिप हिंज लग रहे हैं, इसके हिप्स पीछे पुश्ड लग रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे ऑल्दो इसके प्रोपोर्शन बहुत अच्छे थे स्क्वाट करने के लिए, बट इसकी एंकल मोबिलिटी पुअर थी, तो इस वजह से अब इसका स्क्वाट कुछ ऐसा दिखेगा, ना कि वर्टिकल दिखेगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अगर इसकी एंकल मोबिलिटी कम है तो इसके हिप्स को एज अ रिजल्ट पीछे पुश होना पड़ेगा टू स्क्वाट, ताकि जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है वो बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर ढंग से अलाइन हो पाए। तो ऑल्दो इस इंसान के बहुत अच्छे प्रोपोर्शंस थे स्क्वाट करने के लिए, एक वर्टिकल स्क्वाट करने के लिए, बट ड्यू टू पुअर एंकल मोबिलिटी अब इस इंसान का स्क्वाट वर्टिकल नहीं बल्कि थोड़ा सा हिंज्ड जैसा लग रहा है, थोड़ा डेडलिफ्टी लग रहा है। अब एंकल मोबिलिटी पुअर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी एंकल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। मे बी वहां पर कोई बोन टू बोन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपकी एंकल मोबिलिटी कम है, और अगर आप एंकल मोबिलिटी की स्ट्रेचिंग करने लग जाओगे, एक्सरसाइज करने लग जाओगे, तो हो सकता है कि जब बार बार बोन्स टकराएं तो वहां पर नया बोन फॉर्मेशन हो जाए, और जब नया बोन फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपकी एंकल मोबिलिटी और भी कम हो जाएगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई लिगामेंट बहुत टाइट है, और अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो टू इंक्रीज एंकल मोबिलिटी तो हो सकता है कि वो लिगामेंट स्ट्रेच हो जाए, और अगर लिगामेंट एक बार स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आते हैं और आपको फिर इंजरी भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एंकल मोबिलिटी कम है तो आपको उसको स्ट्रेचिंग करके बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको जबरदस्ती की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। अगर आपकी एंकल मोबिलिटी बढ़नी होगी तो वो धीरे धीरे जो आप एक्सरसाइजेस करोगे उससे बढ़ जाएगी, जबरदस्ती आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। और मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी एंकल मोबिलिटी लिमिटेड भी है तो कैसे फिर भी आप एक वर्टिकल स्क्वाट कर सकते हो विदाउट डूइंग स्ट्रेचिंग एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरीज टू योर जॉइंट्स। आप इस वीडियो में प्रैक्टिकली देख सकते हो कि कैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा डीप स्क्वाट कर पा रहा है व्हाइल बीइंग वर्टिकल बिकॉज ऑफ हिज रिलेटिवली शॉर्ट फीमर। ऐसा क्यों कर पा रहा है अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर यही समझा। नाउ लेट्स डिस्कस केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो केस 1 था उसका ऑपोजिट कोई इंसान है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कोई इंसान, मतलब उसका शॉर्ट फीमर नहीं है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स से उसका शॉर्ट टिबिया है, शॉर्ट टिबिया। ऑलवेज रिमेंबर रिलेटिव टू टॉर्सो एंड फीमर, मतलब टॉर्सो और फीमर उसके ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू टिबिया। एंड सेकंड हम अगेन इसका उल्टा ले लेते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि उसकी एंकल मोबिलिटी पुअर है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस ले लिया है। यहाँ पर हमने केस 2 ड्रॉ भी कर लिया है जहां पर टिबिया तो छोटी है एज कंपेयर टू टॉर्सो और फीमर, और एंकल मोबिलिटी भी कुछ खास नहीं है। एंकल मोबिलिटी भी ऐसी नहीं है कि ये इतना ज्यादा मोड़ पा रहा है अपना, एंकल मोबिलिटी यहाँ पर कम है। तो इसका स्क्वाट आप देख सकते हो वर्टिकल तो कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है इसका स्क्वाट बहुत ही हिंजी या डेडलिफ्टी दिख रहा है, डेडलिफ्टी दिख रहा है। अगर आपको देखोगे हिंजी और डेडलिफ्टी स्क्वाट, जैसे हम डेडलिफ्ट में हमारा रहता है वैसा दिख रहा है, क्योंकि इसके हिप्स पुश्ड बैक है। ये इंसान वर्टिकल होके कर ही नहीं सकता स्क्वाट। अगर ये वर्टिकल होने की कोशिश करेगा तो इस केस में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी जिस वजह से गिर जाएगा। लेकिन यहां पर लेट्स से हम इसकी एंकल मोबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं। कैसे? लेट्स से यहां पर मैं टिबिया का डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, क्योंकि यहां पर शॉर्ट टिबिया थी ऑब्वियसली इसकी। अगर मैं इसके हील के नीचे कोई वेट रख दूं, इसका हील एलिवेट कर दूं, या वेजेस कहते हैं, वेज लगा दूं, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है इस टिबिया की लेंथ फ्लोर से पहले इतनी थी। अगर मैं यहां पर एक वेज लगा दूंगा तो इसका हील एलिवेट हो जाएगा, तो नी से लेके फ्लोर की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब जैसे ही मैंने इस नी टू फ्लोर की डिस्टेंस बढ़ा दी, देख सकते हो ये थोड़ा सा लंबा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि जो लाइन है ये जो यहां से जा रही थी सेंटर ऑफ मास से, वो आप देख रहे हो कि अब मिड फुट पे आ ही नहीं रही है। अगर ये मिड फुट पे नहीं आएगी तो ये बंदा गिर जाएगा आगे। अब तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को आगे ना गिरे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा स्ट्रेट होना पड़ेगा, इसको हल्का सा स्ट्रेट होना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वाट थोड़ा वर्टिकल हो जाएगा। अब कैसे देखो, अब आप देख सकते हो कि क्योंकि यहां पर सेकंड केस में जब मैंने फ्लोर टू नी का डिस्टेंस बढ़ाया था यूजिंग अ वेज, या फिर मैंने कोई प्लेट रख दी थी इसके हील के नीचे, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई थी। उसके वजह से क्या हुआ, जो ये सेंटर ऑफ मास है, ये लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं हम जिसको, वो इस फुट के आगे आ रही थी। अगर ये इस फुट के आगे आ जाएगी तो ये इंसान ऑब्वियसली गिर जाएगा आगे की तरफ। ये आगे की तरफ ना गिरे, इसको पीछे की तरफ होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेट होना पड़ेगा इस तरीके से, जिस वजह से अब ये लाइन ऑफ फोर्स है जो वो बेस ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल बीच से जा रही है, बिल्कुल मिड फुट के बीच से जा रही है। तो इसका स्क्वाट कैसे अब वर्टिकल दिख रहा है, देख रहे हो आप। सो यू कैन क्लियरली सी, ऑल्दो इस इंसान के प्रोपोर्शंस या स्ट्रक्चर ऐसा था ही नहीं कि ये वर्टिकल स्क्वाट कर पाए, बट जस्ट यूजिंग इन हील एलिवेशन
हमने ये जो फ्लोर से लेके नी तक का डिस्टेंस था ये बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब इसका स्क्वाड वर्टिकल दिखने लगा है। अब आप केस 2 को प्रैक्टिकली देख सकते हो और ये देख सकते हो कि कैसे इस पर्सन का रिलेटिवली फीमर काफी लंबा है और इनका स्क्वाड बिल्कुल भी वर्टिकल नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इनका स्क्वाड काफी हिंजी या डेडलिफ्टी दिख रहा है। बट जैसे ही ये पर्सन अपने हील्स को एलिवेट कर देती हैं, इनका स्क्वाड काफी वर्टिकल और काफी डीप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर टू नी की डिस्टेंस बढ़ गई है। और यही अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस किया था कि जब फ्लोर टू नी डिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपका स्क्वाड वर्टिकल दिखने लगता है। अभी हमने देखा कि कैसे हील एलिवेशन की वजह से एक हिंजी स्क्वाड थोड़ा वर्टिकल और थोड़ा डीप बन सकता है। बट एक तरीका और है जिससे आप एक हिंजी स्क्वाड को थोड़ा वर्टिकल और डीप स्क्वाड बना सकते हो, और ये तरीका है बाय शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ मास। अभी तक हम जो भी केस डिस्कस कर रहे थे उस केस में सेंटर ऑफ मास आपके ट्रैप्स के आसपास कहीं था, क्योंकि बारबल हमने पीछे पकड़ी हुई थी। बट अगर हम इस बारबल को पीछे की जगह आगे रख लें, फ्रंट स्क्वाट करने लगे एज कंपेयर टू अ बैक स्क्वाट, तो भी आप एक हिंजी स्क्वाट को एक वर्टिकल और थोड़े डीप स्क्वाट में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले मैं आपको सेम चीज व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं, फिर हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे इसको। अब इस केस को आप क्लियरली देख सकते हो जो अभी तक हमने डिस्कस किया था। इसमें सेंटर ऑफ मास पीछे था क्योंकि हमने बारबल अपने ट्रैप्स के आसपास रखी हुई थी। बट अगर मैं ये सेम बारबल आगे की तरफ रख दूंगा तो आपका सेंटर ऑफ मास पीछे से अब आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपने बारबल आगे रख दी है। तो ये अब लाइन ऑफ फोर्स है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो आपके मिड फुट के ऊपर जा ही नहीं रही है, और हमने डिस्कस किया है कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है हमेशा मिड फुट के ऊपर जानी चाहिए, और इस केस में ये बहुत आगे जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये पर्सन आगे की तरफ गिर जाएगा। ये आगे की तरफ ना गिरे, उससे बचने के लिए इस पर्सन को अब थोड़ा पीछे की तरफ लीन बैक होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। और जैसे ये सीधा होगा इसका स्क्वाट देखो अब वर्टिकल बन जाएगा। अब आप इस केस में देख सकते हो कि ये स्क्वाट कितना वर्टिकल दिख रहा था। पहले ये बहुत हिंजी दिख रहा था, बट ये वाला फॉर्म तो इंसान मेंटेन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इसमें आगे गिर जाएगा। तो अगेन आगे गिरने से बचने के लिए इस बैक को थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा, ताकि जो ये लाइन ऑफ फोर्स है ये मिड फुट के ऊपर से जा सके, एंड हेंस आपका स्क्वाट अब वर्टिकल स्क्वाट बन गया है। देखो थोड़ा सा बाय शिफ्टिंग फ्रॉम अ बैक स्क्वाट टू अ फ्रंट स्क्वाट। अब आप इस सेम सिचुएशन को प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जब ये पर्सन बैक स्क्वाट कर रही थी या नॉर्मल स्क्वाट कर रही थी तो कैसा इनका स्क्वाट बहुत ही हिंजी और डेडलिफ्टी दिख रहा था, जिसमें इनके हिप्स पुश्ड बैक थे। बट एज सुन एज इन्होंने फ्रंट स्क्वाट करना स्टार्ट किया तो इनका स्क्वाट कैसे थोड़ा सा वर्टिकल हो गया है और थोड़ा डीप भी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर समझा। साथ ही साथ में यहाँ पे बट विंग की बात भी कर लेता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को कंसीडर करता हूँ। सिर्फ जो अपना ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल इंसान था जिसने अभी कोई भी हील एलिवेशन नहीं किया है, वो कुछ इस तरह के स्क्वाट कर पा रहा है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो पैरेलल तक भी मुश्किल से कर पाते हैं। लेट्स से अगर किसी का ये दोनों और भी लंबे हैं, आपका टॉर्सो बहुत ज्यादा लंबा है और ये भी बहुत ज्यादा लंबा है, आपकी टिबिया बहुत छोटी है, तो 90 डिग्री तक भी स्क्वाट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जिनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अगर ये इससे ज्यादा नीचे स्क्वाट करने की ट्राई भी करेंगे ना तो इनका बट विंक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इनकी लोअर बैक राउंड होने लग जाएगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग जब आप हैवी वेट उठा रहे होते हो। लाइट वेट पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब आप हैवी वेट पे बट विंग करोगे, इससे नीचे जाने की ट्राई करोगे तो ये जा ही नहीं पाएंगे। अगर ये जाएंगे जबरदस्ती तो इनकी बट विंग होने लग जाएगी इस केस में, विच इज नॉर्मल। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इनको स्क्वाट करना नहीं आता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये 90 डिग्री भी नहीं जा पा रहे हैं। आप जबरदस्ती इनको डीप स्क्वाट करवाओगे तो ऑब्वियसली ये इंसान के लोअर बैक में बहुत पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर बैक राउंडिंग भी हो जाएगी। एंड सिंस इस पर्सन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट नी के ऊपर से ही क्रॉस कर रही है, तो यहां से हिप तक का डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है, इसलिए ये स्क्वाट इसके लिए हिप डोमिनेंट स्क्वाट होगा। मतलब इसको लोअर बैक और ग्लूट्स में ज्यादा फील होने वाला है स्क्वाट जब ये स्क्वाट करेगा। इसको बिल्कुल भी ये क्वाड्स में फील नहीं आने वाला, या बहुत कम इसको क्वाड्स में फील आएगा, क्योंकि ये देख रहे हो आप कैसे डेडलिफ्ट सा इसका स्टांस बन गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वाट करना नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि 90 डिग्री से नीचे जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने 2 केस डिस्कस किए और हमने ये देखा कि कैसे हर किसी का स्क्वाट अलग अलग दिखने वाला है और कैसे आप हल्का सा मैनिपुलेशन कर सकते हो स्क्वाट में। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, शूज के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे आपके शूज ऑल्टर कर सकते हैं कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। सो लेट्स डाइव इनटू दैट। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 केस बना दिए जो अभी हमने डिस्कस किए थे। केस 2 जिसमें हमने डिस्कस किया था
कि इसके शॉर्ट टिबिया है। मतलब ध्यान रखना, शॉर्ट टिबिया का मतलब है कि फ्लोर से लेके नी की डिस्टेंस कम है। मैं जब भी शॉर्ट टिबिया बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लोर से लेके नी का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इस केस में आप देख रहे थे कि बहुत ही अलग तरीके का स्क्वाट दिख रहा था, हिंज्ड स्क्वाट टाइप है। और यहाँ पे मैंने केस 1 बनाया जिससे मैंने देखा था कि शॉर्ट फीमर था मेरा एज कंपेयर टू टिबिया एंड टॉर्सो। तो इस केस में बहुत ही वर्टिकल स्क्वाट दिख रहा था। इस पर्सन को लगता है कि यार स्क्वाट तो बहुत अच्छी चीज है, क्वाड्स उसमें ट्रेन होते हैं बहुत बढ़िया से, बट इस बंदे को तो बिल्कुल ही फील नहीं होते अपने क्वाड जब भी ये स्क्वाट करता है। तो इसको लगता है कि यार स्क्वाट तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए करना। इसको लगता है कि क्या कह रहे हैं ये लोग, इतना ईजी तो है स्क्वाट करना। इस इंसान को अगर मैं अच्छे शूज दे दूं तो ये भी इसकी तरह ही स्क्वाट कर पाएगा। आपने देखे होंगे वेट लिफ्टिंग शूज होते हैं जो खासकर पावर लिफ्टर पहनते हैं या बहुत सारे वेट लिफ्टर्स पहनते हैं, जिसमें उनकी हील एलिवेटेड होती है। हील एलिवेशन अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि अगर मैं इसके हील के नीचे वेज रख दूं या हील के नीचे प्लेट रख दूं तो उससे क्या होता है, ये जो टिबिया का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर टिबिया का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से तो हो जाएगा स्क्वाट। अगर मैं यहाँ पे बना लूं इसको कि अगर ये टिबिया वाला डिस्टेंस बढ़ जाता है और इसकी एंकल मोबिलिटी डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, क्योंकि इस हील एलिवेशन की वजह से ये अब नी को ज्यादा आगे ले जा पाएगा कि इसका स्क्वाट अब थोड़ा सा वर्टिकल दिखने लग जाएगा। ठीक है, इससे वर्टिकल दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हाउ शूज हेल्प यू इंप्रूव योर स्क्वाट। ये इंसान पहले जब बेयरफुट स्क्वाट कर रहा था तो इसको क्वाड्स में बिल्कुल फील नहीं होता। इनफैक्ट इसकी एंकल मोबिलिटी भी खराब थी, ये नी को अपने टोज के आगे पुश ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही इसने थोड़े शूज पहने अच्छे वाले, इसकी जो ये डिस्टेंस थी फ्लोर से लेकर नी की डिस्टेंस ये इंप्रूव हो गई। उसकी वजह से इसका स्क्वाट अब वर्टिकल दिखने लग गया। अब हम इस सेम शू सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखते हैं और ये देख सकते हो कि कैसे इस पर्सन का रिलेटिवली फीमर काफी लंबा है और इनका स्क्वाट बिल्कुल भी वर्टिकल नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इनका स्क्वाट काफी हिंजी या डेडलिफ्टी दिख रहा है। बट एज सुन एज इन्होंने वेट लिफ्टिंग शू पहना, इनका स्क्वाट अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया है और हल्का सा वर्टिकल भी हो गया है। ये अगेन इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोर टू नी डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गई है। जस्ट अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे यही देखा था कि जैसे ही आपका फ्लोर टू नी डिस्टेंस बढ़ जाता है, आपका स्क्वाट थोड़ा सा वर्टिकल हो जाता है, आपकी एंकल मोबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अगर आप एक वेट लिफ्टिंग शूज लेते हो वो आपके स्क्वाट को वर्टिकल बनाने में मदद करता है एंड हेंस आपके क्वाड्स थोड़े अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे जब भी आप शूज पहनोगे। अब ये तो बात रही कि कैसे रिलेटिव लेंथ ऑफ योर टॉर्सो, योर फीमर एंड योर टिबिया डिसाइड करती हैं कि आपका स्क्वाट कैसे दिखने वाला है। बट इसके अलावा ऑब्वियसली हमने देखा कि एंकल मोबिलिटी भी डिसाइड करती है कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। और मैंने जैसे डिस्कस किया, आपको जबरदस्ती की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है टू इंक्रीज योर एंकल मोबिलिटी, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर आपके फुट के वहां पर क्या चल रहा है, आपके एंकल जॉइंट के आसपास क्या चल रहा है। अगर आपका एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होनी होगी वो धीरे धीरे यही एक्सरसाइज करके इंप्रूव हो जाएगी, आपको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा एक दो फैक्टर्स और डिसाइड करते हैं योर एबिलिटी टू स्क्वाट, जैसे आपका फैट। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा ओबीज है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो स्क्वाट करने जाएगा वो बैंग कर जाएगा उसके थाइस पे, तो वो ज्यादा डीप जा ही नहीं पाएगा। तो इस केस में अगर कोई ट्रेनर उसको ये बोल दे यू आर नॉट एबल टू डू अ डीप स्क्वाट, आप अपनी एंकल मोबिलिटी पे काम करो, तो वो तो उसके लिए और भी वर्स चीज हो जाएगी, क्योंकि उसके जॉइंट्स वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप उसको अलग से स्ट्रेचिंग और करा रहे हो, जबकि उसको असलियत में फैट लूज करने की जरूरत है। तो फैट एक्यूमुलेशन, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी हो, बहुत ज्यादा ओबीज हो, बहुत ज्यादा फैट कैरी कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर स्क्वाट नेगेटिवली। आप ढंग से स्क्वाट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप डीप जा ही नहीं पाओगे, आपका फैट एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा है। तो फैट एक्यूमुलेशन भी चेंज कर देता है कि आप स्क्वाट कैसे करोगे। नाउ इसके साथ साथ आपका स्टांस भी डिक्टेट कर सकता है कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। अभी देखते हैं कि कैसे स्टांस, आपका लेग स्टांस कैसे डिफाइन करता है कि आपका स्क्वाट कैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी टिबिया तो बहुत छोटी है लेकिन फीमर बहुत बड़ी है, जैसे हमने केस 2 में डिस्कस किया था, तो उस केस में अगर वो बहुत नैरो स्टांस से स्क्वाट करता है या नॉर्मल स्टांस से भी स्क्वाट करता है फॉर दैट मैटर, तो उसका स्क्वाट बहुत ही हिंजी दिखेगा। हमने उसको देखा भी अभी कैसे हिंजी दिखेगा, और आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्सन का फीमर रिलेटिवली बड़ा है और इनका स्क्वाट बहुत ही हिंजी और डेडलिफ्टी दिख रहा है। बट जैसे ही अपने लेग स्टांस को थोड़ा वाइड कर देते हैं, वैसे ही इनका फीमर आर्टिफिशियली थोड़ा छोटा अपीयर होता है। असली में इनका फीमर छोटा नहीं हो जाता है, बट वाइड लेग स्टांस करने से इनका फीमर आर्टिफिशियली थोड़ा छोटा दिखता है एंड हेंस ये थोड़ा ज्यादा वर्टिकल होके और थोड़ा सा डीप स्क्वाट कर पाते हैं। अब तो इस केस में अगर ये इंसान अपना स्टैंस को थोड़ा सा वाइड कर लेता है, अपने लेग्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देता है, तो आर्टिफिशियली
इसकी फीमर की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है, असली में छोटी नहीं होती, एक आर्टिफिशियली डिस्टेंस फीमर का कम हो जाता है। एंड अगर ये और भी ज्यादा अपना स्टांस को वाइड कर देता है तो इस केस में ये और भी ज्यादा अच्छे से वर्टिकल होके थोड़ा डीप स्क्वाट कर सकता है, क्योंकि अगेन उसकी फीमर का जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस था वो थोड़ा और छोटा हो गया आर्टिफिशियली। इस सेम सिचुएशन को हम व्हाइट बोर्ड पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और आपको समझ आएगा कि कैसे अब इनका स्क्वाट वर्टिकल दिख रहा है और थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्मल स्टांस में इनका स्क्वाट कुछ ऐसा दिख रहा है जो काफी हिंजी और डेडलिफ्टी है, लेकिन जैसे ये अपना स्टांस को वाइड कर देते हैं, वाइड स्टांस कर देते हैं, जैसे ही इनकी फीमर की लेंथ अब थोड़ी छोटी दिखने लगती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फीमर की लेंथ जो पहले इतनी बड़ी थी ये अब अपेयर होगी छोटी, असलियत में छोटी नहीं होगी। आप इसको साइड व्यू से देखना, अगर आपको प्रैक्टिकली ये देखना है, जैसे ही थोड़ी छोटी अपेयर होगी अब ये पर्सन थोड़ा वर्टिकल होकर स्क्वाट करने लगेगा। एंड अगर आपको इसको और बेटर बनाना है तो आप इसको और बेटर बना सकते हो बाय यूजिंग अ वेट लिफ्टिंग शू, या वेज रख सकते हो आप अपने एंकल के नीचे, जिसकी वजह से एंकल मोबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी और आपका स्क्वाट थोड़ा और ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा। तो इफ यू आर अ पर्सन जिसकी टिबिया बहुत छोटी है लेकिन फीमर बहुत बड़ा है, उस केस में आप एक वाइड स्टांस के साथ स्क्वाट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वर्टिकल होकर स्क्वाट कर पाओगे और एक डीप स्क्वाट भी कर पाओगे। तो दिस इज हाउ मैनिपुलेटिंग योर लेग स्टांस कैन एक्चुअली इंप्रूव योर स्क्वाट। अब एक लास्ट फैक्टर देख लेते हैं जो इंपैक्ट करता है आपकी एबिलिटी टू स्क्वाट को, और ये फैक्टर है हिप स्ट्रक्चर। स्क्रीन पर आपको दो डिफरेंट टाइप्स के हिप स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट टाइप्स के हिप सॉकेट या जिसको हम एसिटाबुलाई भी कहते हैं, और दो डिफरेंट फीमर या थाई बोन दिख रही होंगी। अब सारे लोगों में दो फीमर और दो हिप सॉकेट तो होते ही हैं, बट जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम दिखें। जैसे आपने फोटो में देखा वो बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि सेम पर्सन का लेफ्ट स्ट्रक्चर अलग हो और राइट स्ट्रक्चर अलग हो। अब किसी पर्सन का हिप सॉकेट कितना डीप है, किस एंगल पर है, उनका फीमर का एंगल क्या है, या उस फीमर का बोनी मेकअप कैसा है, ये सारी चीजें ही डिक्टेट करती हैं कि उनका हिप एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन कैसा होगा, हिप एबडक्शन कैसा होगा और उनकी हिप मोबिलिटी कैसी होगी। तो आप सारे लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आपकी हिप मोबिलिटी इतनी ही होनी चाहिए, मे बी उन लोगों का स्ट्रक्चर ही अलग हो। अब हो सकता है कि किसी पर्सन का नॉर्मल हिप स्ट्रक्चर हो और वो आराम से एक्सटर्नल और इंटरनल हिप रोटेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हिप एंटीवर्टेड या रेट्रोवर्टेड हो। एंटीवर्टेड यानी उनका हिप सॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल्ड होता है, और रेट्रोवर्टेड मतलब उनका हिप सॉकेट बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगल्ड होता है। तो इन दोनों केस में हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन अलग अलग होने वाला है। आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड वाले पेल्विस को देख सकते हो जिसका हिप सॉकेट एंटीवर्टेड है और राइट साइड वाला पेल्विस न्यूट्रल है। अब सिंस लेफ्ट वाला पेल्विस एंटीवर्टेड है, इस केस में हिप इंटरनल रोटेशन ज्यादा होगा और एक्सटर्नल हिप रोटेशन का डिग्री कम होगा। तो इसीलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत लोगों को वाइड स्टांस टो आउट करके स्क्वाट कंफर्टेबल लगता है और बहुत लोगों को नैरो स्टांस विद टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग सकता है। तो ये प्रूव है कि सबका स्क्वाट अलग दिखने वाला है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कैसे अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं तो आप उनके हिसाब से थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस कर सकते हो। बट इवन आफ्टर मैनिपुलेशंस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्ट्रक्चर नहीं बना है स्क्वाट करने के लिए, तो स्क्वाट एक बहुत ही मैंडेटरी एक्सरसाइज नहीं है कि आपको वो करनी ही करनी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। यूज बेटर एक्सरसाइजेस, लेग एक्सटेंशंस आप कर सकते हो या लेग प्रेस आप कर सकते हो। अब आप कहोगे लेग प्रेस तो स्क्वाट की तरह ही है, लेकिन लेग प्रेस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन के आपके पास ऑप्शन होते हैं। जैसे आप सीट को कितनी इंक्लाइन पे रख सकते हो, आप पैड को भी एडजस्ट कर सकते हो बहुत केसेस में लेग प्रेस के। तो आपके लिए फिर बेटर एक्सरसाइजेस बनी है। यू डोंट हैव टू डू स्क्वाट, क्योंकि आप जबरदस्ती स्क्वाट करोगे ट्राइंग टू बीइंग वर्टिकल, जबकि आपका स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता, आपको फिर लॉन्ग टर्म में इंजरी हो जाएगी। मे बी लोअर बैक इंजरी हो जाए या हिप में ही कोई इंजरी हो जाए। सो आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे स्क्वाट को चूज करना है या कैसे मैनिपुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को, ताकि आप स्क्वाट कर पाओ, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू वांट टू गेट कोच्ड बाय मी, अगर आपको फैट लॉस या मसल बिल्डिंग जर्नी में हेल्प चाहिए, आई मेंशन ऑल द डिटेल्स एंड माय व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एनाटॉमी, एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन, तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हो। इफ इट वाज हेल्पफुल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।